ये तभी की बात है जब मैं 15 साल का था। मेरा दोस्त एंथनी, उसने मुझे एक रात के लिए उसके घर बुलाया था क्योंकि उसके मॉम डैड एक हफ्ते के लिए बाहर हॉलीडेज के लिए जा रहे थे। मैं साइकिल से राइड करते हुए उसके घर पहुंचा। हमने बेसिकली हर वीडियो गेम खेला जो उसके पास थे, फ्रॉम फीफा टू ऑल द वे टू कॉल ऑफ ड्यूटी। पॉपकॉर्न और जंक फूड पूरे फ्लोर पे फैला हुआ था। As the night progressed, we moved on from video games to watching movie। फिर उसके बाद हमने प्रैंक कॉल करना चालू किया। कुछ रात के 10 बज रहे थे तभी हमने प्रैंक कॉल करना शुरू किया। एंथनी ने कुछ पिज्जा प्लेसेस पे फोन किया और उनको प्रैंक किया। जब मेरा टर्न आया तब मैंने रैंडमली एक नंबर कोई डायल किया, होप में कि कोई फोन उठा ले। कुछ फाइनली फोर्थ अटेम्प्ट पे मेरा फोन किसी ने रिसीव किया। एक आदमी जिसकी आवाज डीप और रफ थी, उसने फोन को आंसर किया है ये इंस्टेड ऑफ हेलो। अल्टीमेटली एंथनी मेरे पीछे बैकग्राउंड में हंस रहा था, तो मुझे मेरे सेंटेंस फॉर्म करने हो नहीं रहे थे और मैं अपने सेंटेंसेस में स्टम्बल कर रहा था। अल्टीमेटली मैं खुद हंस पड़ा। मैंने इसके पहले कभी प्रैंक कॉल किए नहीं थे, तो डेफिनेटली आई सक्ड एट इट। लेकिन जो आदमी मेरे से बात कर रहा था वो एकदम साइलेंट था, तो तभी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाया। कन्वर्सेशन कुछ इस तरह हुआ, सर आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपकी कार से कोई टायर निकाल लूं? तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम बॉब है। रियली? आर यू श्योर तुम्हारा नाम एंथनी नहीं है? ये सुनते ही मुझे ऐसे लगा किसी ने मुझ पर ब्रेक मार दी हो। मैंने एंथनी की तरफ देखा, उसकी शक्ल तो पहले से ही फुल ऑफ फियर थी। मैंने फोन काट दिया, यही सोचते हुए कि वो जो कोई भी था उससे अब मुझे बात नहीं करनी है। एंथनी, हु द हेल वाज दैट? मैंने उससे पूछा। आई डोंट नो। उसने मुझे कहा, तुम्हारा कॉलर आईडी या फिर डिस्प्ले तुम्हारा नाम फ्लैश करता है? नहीं, इट शोस माय डैड्स नेम। उसने कहा। हम पीसी पे बैठे और सर्च करने लगे कि हाउ इट इज पॉसिबल कि किसी का नाम किसी को दिखे उनके फोन नंबर थ्रू। ये कोई सेंस नहीं बना रहा था कि वो आदमी एंथोनी का नेम कैसे गेस कर, वो भी इतने जल्दी। वो तभी काफी यंग था कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी साइट्स पे शेयर करे। हमने एंड अप किया ये सवाल याहू आंसर्स पे पूछते हुए, लेकिन किसी को ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, इसीलिए वो क्वेश्चन का किसी ने जवाब ही नहीं दिया। मैंने उसे सजेस्ट किया कि वो उसके डैड को कॉल करे, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैंने किसी को इनवाइट किया, ये बताऊंगा तो डैडी बहुत चिल्लाएंगे, सो ही डिडंट वांट कॉल। तो हमने सोने का प्लान लिविंग रूम में ही बनाया। तो हमने लिविंग रूम में ही मूवी देखना रिज्यूम किया, जो कि हम लोग ने आधी ही फिनिश की थी। वो फोन कॉल जो अभी हुआ था वो अभी भी हमारे माइंड में चल रहा था। तभी एंथोनी और मैंने दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जब भी हमको आवाज आई दरवाजे के लॉक की विगल करने की, और वो डोर नॉक टर्न हुआ, लेकिन दरवाजा खुला नहीं क्योंकि वो दरवाजा लॉक्ड था। एंथोनी ने टीवी बंद कर दिया और मैं खिड़की की तरफ गया, बाहर कौन है देखने के लिए। मैंने खिड़की के ब्लाइंड्स को स्प्रेड किया और बाहर देखा। वहाँ पे एक लंबा आदमी खड़ा था। उसने ब्लाइंड्स को मूव होते हुए नोटिस किया और उसने मेरी तरफ देखा। मैंने विंडोज के ब्लाइंड छोड़ दिए और मैं और एंथोनी किचन में जाके छुप गए, लिसनिंग टू एनी फर्दर नॉइजेस। हमने बैकयार्ड गेट खुलने की आवाज सुनी। बैकयार्ड गेट किचन के पास में ही था। ओह शिट, मैंने बैकयार्ड दरवाजा खुला ही रखा है। एंथोनी ने मुझे अर्ज किया कि मैं वो दरवाजा बंद करके आऊँ। मैं घर के हॉलवे थ्रू बैक डोर की तरफ जा रहा था, तभी मैं वहाँ पे फ्रोज हो गया जब मैंने एक बैक डोर के पीछे शैडो देखी। मैं श्योर नहीं था कि क्या उसने मुझे नोटिस किया, लेकिन मैं इतना श्योर था कि वो घर के अंदर देखने की कोशिश कर रहा है। उसने दरवाजा खोला और वो अंदर आ गया। मैं किचन में चला गया और एंथोनी को इशारे में कहा कि वो मुझे फॉलो करे ऊपर की तरफ। हम ऊपर एंथोनी के रूम में पहुंच गए as quietly as possible और धीरे से दरवाजा भी बंद कर लिया विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। हम उसके बेड के नीचे क्रॉल करते हुए चले गए। उसके बेड का क्लॉथ नीचे तक बेड को कवर करता था, तो कोई अंदर नहीं देख सकता था until and unless वो क्लॉथ को मूव किया जाए। नीचे का ऊपर स्टेयरकेस की तरफ आने वाला दरवाजा खुल गया और अभी उस आदमी की फुटस्टेप्स स्टेयरकेस चढ़ रही है ऐसे सुनाई दे रहा था। अभी वो आदमी एंथोनी के रूम के बाहर आ चुका था। रूम का दरवाजा खुला। मैं एंथोनी की ब्रीथिंग सुन सकता था। फुटस्टेप्स मूव होते हुए क्लोजेट की तरफ चली गई और उस आदमी ने क्लोजेट खोल दिया। उस आदमी ने क्लोजेट में पड़े हुए सारे कपड़े इधर उधर कर दिए, जैसे कि वो किसी को ढूंढ रहा हो। जी हाँ, हमें ढूंढ रहा हो। अब फुटस्टेप्स बेड की तरफ आई और वहाँ पे स्टॉप हो गई। मुझे ऐसे लगा कि मेरा हार्ट मेरे चेस्ट से एक्सप्लोर होके बाहर निकलने वाला है। एंथोनी की ब्रीथिंग काफी लाउड थी, इसलिए मैंने अपने हाथ से उसका मुंह कवर कर लिया। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ देर के लिए साइलेंस था। थोड़ा टाइम बीत गया, फिर भी वहाँ पे साइलेंस ही था। मुझे ऐसे लगा कि वो इंसान रूम से बाहर जा चुका है। तभी मैंने एंथोनी के मुंह से हाथ हटाया और उसके कान में विस्पर किया कि क्या हम यहाँ से अभी भाग सकते हैं। वो इस सवाल का आंसर करने ही वाला था, तभी मैंने मेरी पूरी लाइफ की मेमोरी हॉन्टिंग चीख सुनी, जो कि आज भी मेरे कानों में गूंजती है। जब एंथोनी को ड्रैग किया गया बेड से बाहर, मैं क्रॉल करके बाहर आया और एंथोनी को उस आदमी के हाथ में स्ट्रगल करते हुए देखा। मैंने डेस्परेटली रूम के सराउंडिंग में देखा, मुझे कोई वेपन मिले जिससे मैं उस आदमी पे स्टैब कर सकूं। तभी मुझे बस एक स्क्रू ड्राइवर ही ऑप्शन में दिखा। मैंने उस टेबल से स्क्रू ड्राइवर उठाया, उस आदमी की तरफ भागते हुए गया और उस आदमी के पीठ पे मैंने वो स्क्रू ड्राइवर स्टैब कर दिया।
उसने एंथनी को छोड़ दिया, वो एक पेन में चला गया और हमको इतना टाइम दे दिया कि हम उस घर से बाहर निकल सके। रोड पे भागते हुए जाना वो काफी रिस्की था क्योंकि उससे उसको हमारी पोजीशन पता चल जाएगी और वो हमें चेस करके पकड़ भी लेगा। एंथनी के नेबर का हाउस बहुत ही ज्यादा दूर था तो उनके पास जाना भी ऑप्शन में नहीं बन रहा था, इसलिए हम झाड़ियों में चले गए और एक बुश के पीछे छुप के हम घर की तरफ देख रहे थे। घर का बैकडोर खुल गया, वो आदमी बाहर आया और वो आदमी बैकयार्ड के इर्द गिर्द देखने लगा। फिर वो झाड़ियों में स्कैन करने लगा। मुझे लगा उसने मुझे देख लिया जब उसकी आईलाइन हमारे डायरेक्शन से पास हुई। ऐसे लग रहा था इट वॉज टू डार्क फॉर हिम टू सी अस। और फिर उसने अपना सर हमारे डायरेक्शन में मूव किया। तभी मैं बुश के पीछे छुप गया। जोई, वो आ रहा है। क्या? डूड, गेट अप, अपने को यहाँ से भागना होगा। एंथनी सच बोल रहा था, वो आदमी हमारी तरफ ही आ रहा था। He was approaching us very fast। हम वहाँ से भागने लगे। हमारे नीचे से जो लीव्स की आवाजें आ रही थी वो हमारा पोजीशन उसको बता रही थी और अभी हम काफी श्योर थे कि उस आदमी को हमारी पोजीशन पता है। हम तभी रुके जब एंथनी किसी चीज से टकराया और गिर गया। मैंने एंथनी के साथ नीचे क्राउच किया, होप करते हुए कि हम काफी दूर भाग के आ चुके होंगे, लेकिन कुछ 20 सेकंड भी नहीं हुए होंगे और हमें फिर से फुटस्टेप्स की आवाजें आने लगी, उसी डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन से हम भागते हुए आ रहे थे। वो फुटस्टेप्स स्लो हुई हमसे कुछ 2 ट्रीज की दूरी पर। हम लोग नीचे मुंह रख के लीव्स में लेटे रहे। फिर कुछ देर बाद वो फुटस्टेप्स हमसे अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगी। हम वहाँ पे लेटे रहे जब तक हमें वो आवाज पूरी तरह आना बंद हो गई और फिर हम वहाँ से हमारी घर की डायरेक्शन में भागने लगे। जब मैं वहाँ से भाग रहा था, नीचे लीव्स की आवाज और मेरी हेवी ब्रीथिंग की आवाज के बीच में मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे पीछे से कोई भागते हुए आ रहा है। हम उसके बैकयार्ड में पहुँच गए और उसके घर के अंदर चले गए और इस बार हमने दरवाजे को लॉक करना भूला नहीं। हमने घर पे पहुँचते ही पुलिस को फोन किया। एंथनी पुलिस के साथ फोन पे जमा रहा और मैं किचन विंडो से पेट्रोलिंग कर रहा था कि कोई घर के इर्द गिर्द है तो नहीं। वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डार्क था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने कुछ ऐसा किया जो कि बहुत ही ज्यादा स्टूपिड था और मैं आज भी उसको रिग्रेट करता हूँ। मैंने किचन लाइट ऑन कर दी और इमीडिएटली तभी मैंने उसे देखा। थोड़ी सी ही दूरी पे झाड़ियों में था। वो झाड़ियों के पीछे चला गया और डिसअपियर हो गया। वो आखिरी बार था जब मैंने या फिर एंथनी ने उसे देखा होगा। 5 साल बीत गए लेकिन उसके बाद हमने कभी उस आदमी के बारे में सुना नहीं या फिर देखा नहीं। ये सवाल ही बन के रह गया कि क्या ये सारी चीजें जो हुई थी वो प्रैंक कॉल से रिलेटेड थी। लेकिन हाँ, ये वो कहानी है जिसमें मैं और मेरा दोस्त एंथनी ऑलमोस्ट मर ही गए थे।